बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस कहा जाता है। अच्छा देखिए, हमने कहा था हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम आज डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, हम पहले देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ किसे जाता है। भाई, हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर फैली हुई होती हैं। तो ये जो नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, ब्रेन से निकलने वाली और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, ये सारी नर्व्स मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, पूरी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो कंट्रोल करती हैं, वो मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। आपने याद रखना है कि टोटल हमारे पास 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर पेयर बनाएंगे तो उसके 12 पेयर बनते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी 12 पेयर हमारे पास होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। अगर टोटल आप लोगों से पूछी जाए तो वो 24 होती हैं। इसी तरह से हमारे पास वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और ये नर्व्स कैसे बनती है, मैं पिछले ही लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, स्पाइनल कॉर्ड वाले लेक्चर के अंदर। और हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो टोटल हमारे पास कितनी होंगी? 62 होंगी। और अगर पेयर आपसे पूछा जाए तो वो कितना होता है? 31 पेयर्स होते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के। अच्छा, अब ये जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्मों के जो हैं फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इनके फंक्शंस के हिसाब से हमने इनको फर्दर दो सिस्टम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर कि हमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स नजर आ रही हैं, वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई जा रही हैं, ये सारी की सारी बच्चे आप लोगों की क्या है? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये कंप्लीट क्रेनियल नर्व्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर की आपको जितनी भी नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी हमारी कौन सी नर्व हैं? स्पाइनल नर्व्स, जो कि अगर आप गिनोगे तो 31 पेयर होंगे। और अगर क्रेनियल नर्व्स को आप गिनोगे तो इसके आपको टोटल 12 पेयर मिलेंगे। सही है। अच्छा, हमने कहा था कि इन नर्व्स के फंक्शन के हिसाब से हमने इनको दो सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है। एक सोमैटिक है, दूसरा ऑटोनॉमिक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, फिर डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। भाई, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आती हैं, आपने याद रखना है, वो हमारे स्केलेटल मसल्स को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। हमारे जो स्केलेटल मसल्स के जो फंक्शन, जितने भी उसके फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाली नर्व्स जिस सिस्टम के अंदर आती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसएनएस कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो वॉल्यूंटरी होते हैं, हमारे बस के अंदर होते हैं, हमारे विल के अंदर होते हैं। हम चाहे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करें, हम चाहे उन्हें क्या करें? रिलैक्स करें। तो ये कहता है कि ये स्केलेटल मसल्स पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे अपने विल में हो, जिसे हम खुद कंट्रोल करते हो। तो ये कहता है जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ये वॉल्यूंटरी होते हैं। तो इसलिए ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्केलेटल मसल्स पे पाया जाता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। तो बाज़ औक़ात कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि व्हाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, देन व्हाट विल बी योर आंसर? आप कहेंगे कि सर, because they are present on the skeletal muscles and our skeletal muscles are voluntary in nature। सही है। दिस इज ऑल अबाउट द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसकी जो नर्व्स हैं वो ज्यादातर हमारे स्मूथ मसल्स को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। और ऐसा सिस्टम जो कि हमारे स्मूथ मसल्स की वो नर्व्स जो कि हमारे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करें, तो वो मिलके जो सिस्टम बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एएनएस के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि अनलाइक स्मूथ मसल्स, जो अनलाइक स्केलेटल मसल्स, हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये वॉल्यूंटरी नहीं होते, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इनके बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल पढ़ा चुका हूं। तो वहां से जाके आप ये सारे मसल्स भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इनका काम भी पढ़ सकते हैं। तो स्मूथ मसल्स जो है, ये हमारे क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हमारे विल में नहीं होते। हमारा हार्ट बीट, उसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लंग्स की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, किडनी की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस इन द स्मूथ मसल्स,
दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। भाई स्मूथ मसल्स पे मौजूद होता है इसलिए हम इसे इनवॉल्यूंटरी सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया है दो और सिस्टम के अंदर। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यहाँ से पीएमसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आओ उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। भाई हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं। भाई इसके अंदर हमारी आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स और इसके अंदर हमारी स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं। और स्पाइनल नर्व्स भी वो आती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं, सेक्रल वर्टिब्री से। देखिए सबसे पहले हमारा सर्वाइकल होती हैं, फिर थोरैक्सिक होती हैं, फिर लुम्बर होती हैं, फिर सेक्रल होती है, फिर कॉक्सिजल होती है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का अरेंजमेंट है। वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला है जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 में समझा चुका हूँ। तो भाई अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसके अंदर एक तो आ जाती है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं। दूसरी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सर्वाइकल से नहीं, थोरैक्सिक से नहीं, लुम्बर से नहीं, सेक्रम से नहीं, कॉक्सिजल से नहीं, कहाँ से निकलती है, सेक्रल वर्टिब्री से निकलती हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से पूछा जाएगा। अच्छा, मजे की बात, आपकी बुक के अंदर किसी भी नर्व का जिक्र जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक नर्व का इन्होंने जिक्र किया है जिसका नाम वैगस नर्व है और ये एक क्रेनियल नर्व है। कौन सी है? 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये जो वैगस नर्व है ये कौन सा पेयर है? 10th पेयर है। तो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कहाँ से निकलता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा से निकलता है। हमारे एब्डोमेन तक ये नर्व आती है और किस किस चीज को, मूवमेंट को कंट्रोल करती है? हमारे फेरेंक्स को जो कि कॉमन ओपनिंग होती है एसोफेगस और ट्रेकिया की, हमारे लैरिंग्स को जो कि प्योर ट्रेकिया की ओपनिंग है जहाँ पे हमारे साउंड बॉक्स लगे हुए होते हैं, हमारे विंड पाइप को, हमारे लंग्स को, हमारे हेड को और हमारे इसोफेगस को। इन सारों की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लिगेंटा से एक क्रेनियल नर्व निकलती है जिसका उसका 10वां पेयर, जिसको क्या कहा जाता है? वैगस नर्व कहा जाता है। और ये जो वैगस नर्व है और जो सेक्रल वर्टिब्री से कुछ निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये मिलके जो सिस्टम बना रही है उसे क्या कहा जाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक सब पार्ट है या एक सब डिवीजन है। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि रेस्ट के दौरान काम करता है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो वो अपना काम कर रहा होता है, तो वो आपका यही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। देखें, जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट काम करना छोड़ नहीं जाता, हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो खाना खा के जब सो जाते हैं तो डाइजेशन हो रही होती है। जब खाना खा के सो जाते हैं तो पूरा का पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा जब हम सोते हैं तो हमारे लंग्स भी काम करते रहते हैं। तो रेस्ट के दौरान जो काम करता है सिस्टम, उसे क्या कहा जाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई बार पीएमसी के टेस्टों में पूछा जा चुका है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द इंटरनल स्टिमुला। ये हमारी बॉडी के अंदर के चेंज हैं, जैसे हार्ट बीट है या फिर फुट की डायलेशन है या फिर प्यूपिल ऑफ आई है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो आई बॉल होता है, प्यूपिल होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो दिस होल सिस्टम अकर्स ड्यूरिंग द रेस्ट। ये सारा सिस्टम तब हो रहा होता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और उस वक्त उससे जो सिग्नल मिल रहे होते हैं, जो नर्व इंपल्स आ रही होती हैं, जो मैसेज मिल रहे होते हैं, वो कहाँ से मिल रहे होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से मिल रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं होगा, ये सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, है ना। सेकंड वाला यहाँ पे मैंने पैरा लिख दिया है। सो दिस इज द ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारा कौन सा है? सिंपैथेटिक सिस्टम है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको हम कभी गुड न्यूज़ देते हैं या बैड न्यूज़ देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एकदम से जो है उसका जो स्टिमुलेट हो जाती है और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये कहता है कि इस वक्त हमारा कौन सा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है? तो आपने याद रखना है, उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। इट वर्क्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है और हम कहते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। अच्छा भाई, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो नर्व्स आती हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं? एक थोरैक्सिक रीजन से आती हैं, दूसरी हमारी लुम्बर रीजन से आती है। थोरैक्सिक चेस्ट वाला रीजन और लुम्बर पेट वाला रीजन, तो इन दो रीजन से निकलती हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से निकल रही थी? क्रेनियल से और दूसरा सेक्रल से। तो ये भी एक फर्क है, आपने याद रखना है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये रेस्ट के दौरान काम करता है और वैसे नॉर्मल भी काम करता है, लेकिन जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब बॉडी के अंदर क्या होती है, इमरजेंसी, और इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, जैसे ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है। देखें, जब हमें कोई बॉडी के अंदर जब कोई मैसेज आता है तो पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो वर्क करना शुरू हो जाती है और उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, है ना। और एनर्जी हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम ग्लूकोज को नहीं तोड़ेंगे। ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से तब तक नहीं छूटता जब तक हम इसे ऑक्सीजन नहीं देते। और पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्रीथिंग रेट क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अच्छा, ब्रीथिंग रेट हमारा फास्ट है, हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, लेकिन वो पूरी बॉडी में सप्लाई करनी है। तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कौन करता है, ब्लड करता है। तो इसलिए हमारी हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, दिल की जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इन सिचुएशंस के अंदर हमारी हार्ट बीट या जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट क्यों हो जाता है। क्योंकि बॉडी सारी एक्टिवेट हो जाती है, काम करने लग जाती है, और जब बॉडी काम करेगी तो उसे एनर्जी चाहिए होती है। और हम एटीपी कहाँ से लेते हैं, ग्लूकोज से लेते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल देता है। ये मेरे पहले वीडियो के लेक्चर के अंदर मौजूद है, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। और ये 38 मॉलिक्यूल हमें तब मिलेंगे जब हम इसे ऑक्सीजन देंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, उसके लिए हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। अब लंग्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई, पूरी बॉडी तक भी उसको पहुंचाना है, तो उसके लिए हार्ट बीट भी हमारी क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समझने वाली थी जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई मसला है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक छोटी सी इमेज है, इसके जरिए भी हम समझ सकते हैं। देखें, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, इन दोनों का फर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारी पीपल को डायलेट करता है और ये हमारी पीपल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये सिलाइवा की सिक्रेशन को, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है सिलाइवा की सिक्रेशन को रोकता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये सिलाइवा की सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम बिरयानी का या खट्टे का या अचार का या लीमू का सुन के हमारे माउथ के अंदर जो सिलाइवा है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे स्टार्ट हो जाता है कि हमारे जो सिलाइवा के जो टंग होती है, जहाँ पे सिलाइवा मौजूद होता है, जो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जबान के नीचे या सबलिंगुअल या मैंडिबल या एयर पिना के करीब, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। कौन एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, ये हमारे जो ब्रोंकाई हैं उनको रिलैक्स रखता है सिंपैथेटिक सिस्टम, और ये हमारे ब्रोंकाई को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारी जो हार्ट बीट है वो एक्सेलरेट हो जाती है, अभी मैंने बताया बढ़ जाती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये हमारी हार्ट बीट को क्या करता है, स्लो करता है। उसके अलावा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये पेरिस्टाल्सिस और सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है जीआईटी की मूवमेंट को, मैं चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन में बता चुका हूं फर्स्ट ईयर में। और जो सिक्रेशन होती है, गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, पेनक्रियाटिक जूसेस हो गए, उनकी सिक्रेशन उसको ये रोक देता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में काम करता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी को बैड न्यूज दी जाए और वो बोले कि लाओ मुझे खाने के लिए दो, तो वहाँ की जो चीजें वो उस वक्त इनहेबिट कर दी जाती हैं। जबकि हम नॉर्मल होते हैं तो फिर ये पेरिस्टाल्सिस और सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अच्छा, उसके अलावा ये जब इमरजेंसी में काम करता है तो मैंने क्या कहा था कि जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को स्टिमुलेट करता है ताकि एनर्जी मिले। तो स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज, उसको रिलीज भी कर देता है। जबकि ये स्टिमुलेट करता है बाइल के रिलीज को। बाइल का आप लोगों को पता है कि किसे कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें केमिकल मैसेंजर रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हम अपने आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा आगे वाला लेक्चर सारा हार्मोन्स के ऊपर है। उन हार्मोन्स को कहा जाता है एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, या इनका दूसरा नाम है एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। मैं समझाऊंगा आगे, ये डिटेल डिस्कस होगी। उसके अलावा जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उनकी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको ये इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये उसकी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होती है, जो ऑर्गेज्म होता है, वो भी सारा का सारा स्टिमुलेट किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली इमेज भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आप इसे पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।